अधिकारीगण और महासमिति के तमाम सदस्य साथी, मैं समझता हूं काफी लंबे समय से हम बैठे हैं और तमाम मुद्दों पर बहुत विस्तार से बातचीत हो चुकी है और इतने समय में निश्चित ही थकान भी आती है। मैं इस चीज को महसूस करता हूं, इसलिए ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, कम समय में अपनी बात कहूंगा। उसमें भी जितनी आपकी इजाजत होगी उतना ही समय लूंगा। अगर आप ये चाहेंगे कि 1-2 मिनट में मैं बात खत्म कर दूंगा, 1-2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा, और अगर चाहेंगे कि 5-7 मिनट भी लगा दूं तो 5-7 मिनट, या इसे थोड़ा सा ज्यादा मोहलत देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन ये सबकी सहमति से होगा, क्योंकि सबको सुस्ती भी है इतनी देर से। इसलिए मैं एक नारा लगाऊंगा और उससे आपकी इजाजत चाहूंगा। अगर आप ये चाहें कि 2-3 मिनट में खत्म करना है तो नारे का जवाब दे देना, और अगर चाहते हैं कि 5 मिनट ले तो नारे का जवाब ढीला डाला सा दे देना, और अगर थोड़ा सा ज्यादा मोहलत देते हैं तो मुट्ठी तान करके पूरी ताकत से नारे का जवाब देना। एक ही नारा लगाऊंगा, ज्यादा आपको समय नहीं लगा। अब जो जल्दी जाना चाह रहे थे उनके लिए मुश्किल हो गई, लेकिन ज्यादा समय नहीं। साथियों, अभी महामंत्री जी ने तमाम जो देश की नीति है, जो हमारी समस्याएं हैं, उन पर बहुत विस्तार से अपनी बात रखी, इसलिए उन बातों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल 2-3 बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और हमारे साथी भी जो बोले हैं अलग अलग उपशाखाओं से, और एक जो हमारे साथी जिनका शिक्षक के रूप में कार्यकाल तो बहुत छोटा है, लेकिन अनुभव में वो सबके बराबर है। मैं बड़ा इम्प्रेस भी हुआ उनकी बात सुनकर। बाकी जो साथी बोले बहुत अच्छा बोले हैं, और सम्मेलन में आने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, कभी भी कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पे हो, वो संपूर्ण ज्ञान नहीं रख सकता, वो सब कुछ नहीं जानता। और जिसको ये गलतफहमी हो जाए कि मैं सब जानता हूं, तो फिर गलत दिशा में चला जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सम्मेलन में हम एक दूसरे की बात सुने, हम अपनी बात रखें। ये बड़ा अच्छा आज का है कि आप साथियों ने बहुत खुल के अपनी बात रखी है, और वही प्रदेश के अंदर संगठन की दिशा को भी तय करती है। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर शिक्षा को हम बचाना चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्य का पालन ठीक से करना पड़ेगा, विद्यालयों में पढ़ाना पड़ेगा, विद्यालयों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम ऐसा सोचते हैं या जब हम ऐसा करना चाहते हैं, तब साथ ही साथ हमें यह भी विश्लेषण करना होता है कि वो कौन सी बाधाएं हैं जो हमारे काम में रुकावट पैदा करती है। क्योंकि ये उपदेश तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो इन विद्यालयों को बंद करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से निजीकरण करना चाहते हैं, वो भी यही उपदेश देते हैं। वो भी यही कहते हैं कि अगर विद्यालय बंद हो रहे हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं कि जो अध्यापक है वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करे, वो काम नहीं करे। वो भी ये कह रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं, लेकिन कहने में फर्क है। हम जो कह रहे हैं हम उसको करना चाहते हैं, वो हमें बदनाम करना चाहते हैं। उनका इरादा, उनका उद्देश्य पूरे शिक्षक समुदाय को बदनाम करके इन पूरी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। और हम जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि हम इस व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, शिक्षा को बचाना चाहते हैं, हम अपने रोजगार को बचाना चाहते हैं। तब उनके कहने और हमारे कहने में एक विश्लेषण हमें जरूर करना पड़ेगा। वो कौन सी बाधाएं हैं जो हमें रोक रही हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक काम नहीं करना चाहता। अगर एक साधारण मनोविज्ञान आप अगर देखें, एक विश्लेषण करके देखें, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, हम भी इसी समाज का हिस्सा है, और समाज के अंदर किसी भी काम में, चाहे वो विद्यालय हो या कोई और किसी तरह का काम, सामान्यतः 15-20% लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपना जो काम है उसको ठीक से ठीक करना चाहते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। 15-20% लोग ऐसे भी होते हैं जो काम अनेक कारणों से, या उनकी इच्छा नहीं है, कोई और परिस्थिति है, वो नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं।
लेकिन बाकी जो हिस्सा बच गया, जो 60 से 70% का जो हिस्सा है, वो ऐसे लोग होते हैं जो जैसा वातावरण होता है उस वातावरण के हिसाब से करते हैं। अगर ठीक वातावरण है तो वो अच्छा काम करेंगे, नहीं है तो ज्यादा टेंशन नहीं करेंगे, ठीक है नहीं है तो नहीं। इसलिए अगर हम वाकई शिक्षा को बचाना चाहते हैं तो हमें उन कारणों की भी देखना पड़ेगा जो हमारे वो साथी जो काम कर सकते हैं उनमें रुकावट जो पैदा कर रहे हैं। रुकावट क्या है? मुझे खुशी हुई, शिहाब साहब ने भी जिक्र किया कि गैर शैक्षिक काम हमारे सामने बहुत बड़ी बाधा है। जितोजहद के बाद अलग अलग जो हमारे न्यायालय चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, महामंत्री जी ने जिक्र किया है, उन्होंने भी कहा कि शिक्षक से गैर शैक्षिक कार्य नहीं होने चाहिए। और कानून में भी यह लिखा है कि शिक्षक से गैर शैक्षिक कार्य 2-3 को छोड़ के और नहीं करवाया जा सकता। जनगणना का काम है, चुनाव की ड्यूटी है और आपदा प्रबंधन में जिस पर हम लगे, लेकिन इसके बावजूद मुख्य सचिव का आदेश है, कोर्ट के निर्देश है, कानून है, फिर भी गैर शैक्षिक कामों की भरमार। और गैर शैक्षिक काम केवल उतने नहीं है दोस्तों जितने हम चिन्हित कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम खुद, हमारे अधिकारी उस जाल में फंस गए जिसमें हम उलझ के रह गए, हमारे समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। अभी आजकल एक प्रैक्टिस क्या चल रही है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, और ये जो बीच में हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो जिले के हैं चाहे ब्लॉक के हैं, उनको भी मजबूर किया जा रहा है। ऊपर से एक निर्देश आएगा आजकल, क्योंकि सारा सोशल मीडिया से चलने लगा हमारा विभाग, ईमेल भी दूर हो गया, व्हाट्सएप से चलता है। शुरू में ईमेल से चलता था, अभी व्हाट्सएप से चलता है। और सूचना मांगेंगे, आज की आज सूचना चाहिए, आप वो सूचना भेजो, दूसरे दिन फिर कोई उसी तरह की सूचनाएं लगभग कोई होती है, सारी वहां मौजूद है उनके पास, पर ऊपर से आएगा नीचे स्कूल तक जाएगा। और हमारा शिक्षक पढ़ाने के छोड़ करके हमारा प्रिंसिपल बैठेगा, एक और अध्यापक को बैठाएगा, 2 से नहीं चलेगा तो तीसरे को बैठाएगा और सूचनाएं भेजने लेने देने का काम करते हैं। और किसके माध्यम से करते हैं? हम अपना मोबाइल काम में लेते हैं। क्या सरकार ने हमें मोबाइल दिया है? एंड्रॉइड मोबाइल उपलब्ध नहीं करवाया। आप जानते हो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको सरकार मोबाइल देती है, रिचार्ज का पैसा देती है, उनको रिचार्ज करवा के देती है। जो कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, जब उनसे सूचनाएं मांगी उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास तो मोबाइल नहीं है। सरकार ने मोबाइल उपलब्ध करवाया। और हमारी क्या स्थिति है? हमारा प्रिंसिपल अपना मोबाइल काम में ले रहा है, अधिकांश, कुछ स्कूलों में कुछ व्यवस्था हो सकती है, सारे शिक्षक अपना मोबाइल काम में ले रहे हैं। और अब तो ये हो गया कि मौखिक आदेश आता है कि आप अपने हाजिरी लिस्ट की फोटो खींच करके अपने मोबाइल से भेजो। ये जो व्यवस्थाएं हैं, क्या इनको हमें नहीं रोकना चाहिए? और ये हम पे थोपी क्यों जा रही है? थोपने को कामयाब क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि वो जो निर्देश जारी करते हैं कि सूचना भेजो, तो हम ये पलट के नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हम अपने मोबाइल से करते हैं, अपना नहीं तो पड़ोसी से मांग के लाते हैं। डाटा हम एक दूसरे से शेयर करते हैं कि मेरे मोबाइल में चल नहीं रहा। एक तो ये हमें विचार करना पड़ेगा। ऐसे समय आ गए हमारे पास कि गैर शैक्षिक कामों से, तमाम तरह के गैर शैक्षिक कामों से हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो इनलीगल कार्रवाई हमारे पे खिलाफ की जा रही है, उनको भी हमें सीधा सीधा रोकना पड़ेगा। क्योंकि जब मुख्य सचिव ने आदेश दे दिया कि आप गैर शैक्षिक काम नहीं करवा सकते,
तब एसडीएम हमें कैसे आदेश दे सकता है कि आप ये काम कीजिए? कलेक्टर कैसे आदेश दे सकता है? लेकिन दिया जा रहा है। और ये रुकेगा कब, कैसे रुक सकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। और ये रुकने का दो तरीके हो सकते हैं साथियों। सबसे पहला कि हम बात अपनी सरकार तक पहुंचाएं, मांग रखें, आंदोलन करें, सरकार के ये समझ में आए और वो इस पर रोक लगाए। वो प्रक्रिया हमने बार बार पूरी करके देखी और उस प्रक्रिया में जब ऊपर तक पहुंचे तो शिक्षा मंत्री सहमत, मुख्य सचिव ने आदेश दे दिया, वो तो उनका काम पूरा हो गया। तब दूसरा हमारे सामने कदम रहता है जो आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो असहयोग की एक बात कही, और ये तो असहयोग भी नहीं है। हम नियमानुसार काम शिक्षक से लेकर के और अधिकारी तक अगर हम ये तय कर रहे हैं कि नियम से हटके आपके निर्देशों की पालना नहीं करेंगे तो सरकार बैकफुट पे आएगी, ये तमाम काम अपने आप रुक जाएंगे। अगर सारे के सारे शिक्षक कोई ड्यूटी रखती है, कोई हमारा जो सरकार ने हमें जो सुविधा नहीं दे रखी है उससे काम करवाने की कोशिश की जाती है, अगर हम उससे इनकार कर दे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए दोस्तों एक बड़ा अभियान, ये इतना छोटा काम नहीं, ये कहने और सुनने में बहुत छोटा लगता है। क्या इसको एक शिक्षक या एक स्कूल ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सबको एक साथ करना पड़ेगा और इसके लिए अभी से जो हमारा अभियान चल रहा है, हर जिले में अभी सम्मेलन चल रहे हैं, अभी से हम तमाम जिलों में इस संदेश को लेकर के हर विद्यालय तक, हर शिक्षक तक, हर शिक्षा अधिकारी तक हमें पहुंचाने की आवश्यकता है कि हमें अब समय आ गया है कि हम गैर शैक्षिक कार्यों को करने से इनकार करें और जो गलत तरीके से जो हमारे जो संसाधन नहीं दे रखे, हमारे मोबाइल का जो उपयोग जिस तरह से करवाया जा रहा है और गैर कानूनी जो सूचनाएं जिस तरीके से दी जा रही है, ये समाज के अंदर किसी को ये लग सकता है दोस्तों कि अब इसमें आपको क्या दिक्कत है कि आपकी सूचना जो आप हाजिरी में आपको गलत नहीं करो, आप उपस्थित हो कि नहीं हो, ये आपकी फोटो मंगाई जा रही है। ये एक साधारण दृष्टि से देखे तो लग सकता है, लेकिन इसको आप दूसरे दृष्टिकोण से देख के देखिए। अगर सारी सूचनाएं मोबाइल से जाएगी कि हम हैं या नहीं है, सब कुछ बीकानेर या जयपुर से डायरेक्ट निर्देश स्कूलों में आएगा, तब संस्था प्रधान का क्या काम है? इसका मतलब संस्था प्रधान पर सरकार का अविश्वास है। जब संस्था प्रधान कह रहा है कि मेरा स्टाफ उपस्थित है, तो अगर उस पर अविश्वास किया जाता है तो संस्थाएं चल नहीं सकती। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप देखिए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे हमारे साथी अप डाउन करते हैं। कभी कभी कोई विद्यालय का काम है, संस्था प्रधान किसी भी अध्यापक की ड्यूटी लगाता है कि आप आज आते वक्त ये काम करके आना। वो स्कूल का काम है, ड्यूटी का काम है। वो अध्यापक अपना समय, अगर वो सुबह 9 बजे निकलता हो घर से स्कूल आने के लिए, तो वो 8 बजे निकलता है, वो काम करता है और वो 11 बजे तक, 11:30 बजे तक वो काम करके स्कूल में पहुंचता है। उसका 1 घंटा स्कूल से वो अलग रहा। अब जो व्यवस्था है कि आप पहले हाजिरी करो, उसकी क्योंकि फोटो जाएगी, तब अध्यापक को क्या करना पड़ेगा? वो पहले भाग करके स्कूल में आएगा और फिर उस काम को करने जाएगा, तो वो वापस कब आएगा? वो शाम को आएगा या दूसरे दिन आएगा? जो 1 घंटा स्कूल का बाहर रख करके स्कूल का काम किया जा सकता था, उसमें पूरा दिन लगेगा। तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी गलत है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा का काम मशीन, हमें कोई कमी हो सकती है, स्वाभाविक काम भी मानव है, उस कमी का समाधान मशीनी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा मशीनी काम नहीं है। उसका समाधान क्यों लगाए जाते हैं शिक्षा अधिकारी? शिक्षा अधिकारी इसलिए है कि वो जो हमारी समस्याएं हैं उनका वो अध्ययन करें, विश्लेषण करें, उनसे बातचीत करें, क्यों ठीक नहीं हो रहा है उसका समाधान करें, हमें मार्गदर्शन दें। लेकिन सरकार ने व्यवस्था ऐसी कर दी कि हमारा शिक्षा अधिकारी ऑफिस से नहीं निकल सकता,
और ऑफिस से निकलेगा, ये हमारा व्यक्ति से अनुभव, हमने बहुत सारे अधिकारियों से बात भी की। विद्यालय में जाके वो हमसे क्या पूछते हैं, मैं उनका कसूर नहीं मानता, क्योंकि ऊपर से उनके पास वही डायरेक्शन आते हैं, जो ऊपर से आएगा उसी को पूरा करने की आदमी कोशिश करता है। वो मिड डे मील के बारे में बात करेंगे, वो कैश बुक के बारे में बात करेंगे हेडमास्टर से, और कई तरह की बातों योजनाएं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से प्रिंसिपल, हेडमास्टर या जो बाबू है उससे संबंधित काम है। लेकिन वो सब शिक्षकों से वही बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के बारे में कभी बात नहीं करें। कभी भी मैंने मेरे जीवन में, मैं मेरी अपनी बात नहीं कहा, तो मैं जिनको जानता हूं, मैंने किसी से नहीं सुना कि शिक्षा अधिकारी ने आके उनसे ये पूछा हो कि आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत क्या है, दिक्कत है तो इसका क्या समाधान हो सकता है। किसी का रिजल्ट कम रह गया तो जिस तरह से कोई पुलिस या डांट मारता है, वैसे अधिकारी डांट तो मार देगा, लेकिन वो इसकी तय में नहीं जाएगा कि रिजल्ट कम क्यों रहा। रिजल्ट का काम आप और आप जानते हैं कि ये केवल शिक्षक के हाथ में नहीं। क्या केवल शिक्षक रिजल्ट बना सकता है? इसमें बहुत सारे आयाम जुड़े हुए। उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी आर्थिक हालत क्या है, उसके विद्यालय में बैठने को जगह है कि नहीं। मैं ऐसे विद्यालय को जानता हूं जहां 2 कमरे और 800 की स्ट्रेंथ, 2 कमरे 800 की स्ट्रेंथ, और वो 800 की स्ट्रेंथ ऐसे बच्चों की है जो सारे के सारे परिवार मजदूरी करते हैं, और उसमें जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनके हाथों को देख के पता लग जाता है कि वो स्कूल से छूटने के बाद में मजदूरी ही करते हैं। क्या उन बच्चों की का रिजल्ट उन बच्चों से तुलना की जा सकती है जिनका घर ठीक ठाक है, जो घर पे पढ़ सकते हैं, जो पढ़ाई का काम करते हैं? अब वो एक शिक्षक का जो ठीक ठाक स्कूल में है, मैं ये समझता हूं कि उसका 100% रिजल्ट और वो जो उस स्कूल में पढ़ा रहा है उसका 50% रिजल्ट, दोनों बराबर क्वालिटी, क्योंकि उन बच्चों का सब, उनकी सामाजिक स्थिति ऐसी। ये काम, ये जो समझने का काम है, ये मशीनी तरीके से नहीं हो सकता कि इतने % रिजल्ट, तो उसको मास्टर को बुलाया, उसको डांट मारी, उसकी बेइज्जती की और उसको भेज दिया। क्या उससे रिजल्ट ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने की आवश्यकता है, और वो तब सुधरेगी। अब समय ऐसा आ गया है दोस्तों, जब संघर्ष को हमें एक सामूहिक शक्ल देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई में शिक्षा अधिकारियों से भी, मैं रेसा के साथियों से भी बात की है, दूसरे संगठनों से भी बात की। अब हम ऐसे मोड़ पे आ गए जहां शिक्षा बचने की स्थिति नहीं। अगर जो लोग ये समझते हैं कि हम अपनी मांग पूरी करवा लेंगे, जैसे महामंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि शायद हमारी मांगे ही बदल जाए, क्योंकि एनईपी 2000 जो सरकार लागू कर रही है, केंद्र सरकार, वो जो सरकार घोषणा कर चुकी है, आप जानते हो, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के और राज्यपाल तक लगातार इस प्रचार में लगे, पूरा मीडिया इस प्रचार में लगा है। वो इस तरह से इसको पेश कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति ला रहे हैं और उससे बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। असल में कुछ समय से हमारी जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने शब्दों के अर्थ बदलने शुरू कर रखे। ये क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है, ये प्रतिक्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। उसमें जो प्रावधान है, इसमें क्योंकि हम बहुत पहले भी फेसबुक के माध्यम से हम सेमिनार कर चुके हैं, अलग अलग जो सम्मेलन किए, नागौर में जो पीछे हमारा सम्मेलन हुआ था, विस्तार से इस पर बातचीत की थी, आप में से बहुत सारे साथी गए हुए। पर उसका मोटा सा उसका जो सार है वो ये कि नई शिक्षा नीति लागू होने का मतलब है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं अभी जो चल रही है हमारे स्कूल, वो प्राइवेट जैसे स्कूल जैसी उसकी स्थिति हो जाएगी। और प्राइवेट स्कूल में क्या है, आपकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं। क्या कारण है? हम आज यहां बैठे हैं, पूरे राजस्थान में बैठते हैं, हजारों की संख्या में रैली प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, पर जो हमसे ज्यादा शोषित है, जिसको वेतन कम मिलता है, जब मैनेजमेंट के मन में आ गई तो छुट्टियों का वेतन काट दिया, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। उसको कोई सीसीएल का लाभ महिलाओं को नहीं है।
अगर उसकी किसी बात में होट टोक हो गई तो उसकी नौकरी खत्म। इतने बुरे हालात में जो प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है हमारा साथी, वो सब ठीक वो नहीं कर रहा है, हम लड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या वो नहीं चाहते कि उनको वेतन पूरा मिले? क्या वो नहीं चाहते कि एक सम्मान से वो भी जिए हमारी तरह? वो चाहते हैं, पर क्योंकि उनकी सर्विस सिक्योर नहीं है, उनकी सेवा सुरक्षित नहीं है, वो जानते हैं अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। और ठीक उसी पोजीशन में एनईपी 2000 के माध्यम से हमारी स्थिति करने जा रहे हैं। हमारा इंक्रीमेंट लगेगा नहीं लगेगा ये मैनेजमेंट तय करेगी। अभी तो इंक्रीमेंट लगता है, हमारा 1 साल हो गया, लगेगा। अभी जो प्रमोशन की लड़ाई कर रहे हैं, एनईपी 2000 लागू हो गया तो प्रमोशन तो मैनेजमेंट तय करेगी। उसमें प्रमोशन सीनियरिटी से थोड़ा ही होगा। कौन उनको पसंद है, कौन ज्यादा झुक के सलाम करता है, प्रमोशन तो उसको मिलेगा, सीधा वो प्रिंसिपल ले जाएंगे। इसलिए खतरा हमारे सामने बहुत बड़ा है। जो हमारी मांगे हैं, हमारा उनको लेकर के संघर्ष जारी है। लेकिन अब ये आपकी चिंता साथियों की बहुत जायज है। अब उस संघर्ष को तेज करने का समय आ गया, क्योंकि जो ट्रांसफर का मुद्दा है वो हमारे लिए बहुत बड़ा, व्यक्ति से हमारे लिए बहुत तकलीफ के मुद्दा हो गया। आज ट्रांसफर उद्योग बन के रह गए। ट्रांसफर 2 तरह के हो रहे हैं, हम जानते हैं। या तो उससे जो सत्ताधारी राजनेता है उसको कोई राजनीतिक लाभ दिखता हो, जिसका ट्रांसफर करने से उसका होगा, अन्यथा पैसे से होगा। और हमारा अनुभव ये है दोस्तों कि जिसको वो समझ रहे हैं कि इससे हमें कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा, उसका भी पैसा खर्च हो जाता है बीच में, जो वो कर जाते हैं काम। तो सही मायने में अभी जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो गई। और इसलिए जब हम ट्रांसफर मांग करते हैं कि जो ट्रांसफर किया जाए अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापकों के, तब उसके साथ हम ये मांग रखते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाई जाए और लागू की जाए। क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी के बिना ट्रांसफर भ्रष्टाचार का और शोषण का एक और मार्ग बन जाएगा। और मान लो, ये तो हमने देखे, आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो पैसे देकर ट्रांसफर करवाया और 2 महीने बाद में दूसरा पैसे दे करके उसको नौकर के बाद दूसरा आ गया, लुट गया वो बेचारा। और अगर नहीं भी गया तो जैसे ही ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होती है तो जो ठीक ठाक जगह बैठे हैं, जहां ज्यादा लोग जाना चाह रहे हैं, वहां तमाम जो बैठे हैं उनकी सांसें सूखी रहती है। तो पता नहीं, जो ऑर्डर निकलता है, जो ट्रांसफर करवाने चाह रहे हैं वो तो बाद में देखते हैं, वो जो वहां बैठे हैं वो सबसे पहले देखते हैं मेरा नाम इसमें है कि नहीं। तो कितनी टेंशन में जी रहे हैं, ये टेंशन खत्म हो जाए। और ये तभी हो सकती है जब ट्रांसफर की एक पॉलिसी हो। इसलिए दोस्तों मैं बस एक निवेदन के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक तो जो हमारे मुद्दे उनको लेकर के जो हम संघर्ष चल रहा है उसको तेज जो करने का हमारा अभियान, ये निश्चित रूप से अभी जो जिलों में हमारे सम्मेलन चल रहे हैं, इसके बाद में हमारा राज्य महासमिति का अधिवेशन होगा। उस अधिवेशन के बाद हम इस आंदोलन को तेज बिल्कुल उसमें हम निर्णय लेंगे, लेकिन तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आंदोलन जब हम कहते हैं तो एक चीज हमें और समझ लेनी चाहिए कि आंदोलन का मतलब केवल धरना और प्रदर्शनी आंदोलन नहीं है। यहां तो बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, यहां तो हमारी चर्चा हो रही है, ये भी आंदोलन का एक रूप है। जैसा साथी पुनिया जी ने बताया कि सीआईडी वाले पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षक संघ के लोग अगर एक जगह बैठेंगे तो वो अपने मुद्दों की बात करेंगे, संघर्ष की बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे और सरकार की नीतियों के बारे में बात करेंगे। सरकार डरती इसलिए हमसे, इसलिए नहीं डरती कि हम 5000 आदमी जयपुर में चले जाएंगे तो सरकार को ये हो जाएगा कि हम विधानसभा पे आके उनको सीट से उठा के फेंक देंगे और हम वहां मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो जानते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर 5000 या 10,000 से क्यों डरती है सरकार वहां जाने से? या हम जब जिलों में प्रदर्शन और सम्मेलन करते हैं तो सरकार क्यों घबराती है? वो केवल संख्या से नहीं घबराती है, वो इसलिए घबराती है कि जब इतनी बड़ी संख्या आंदोलन में उतरी है, इतने बड़ी संख्या में लोग जब सड़क पे आए हैं,
तो ये लोग तो अगर हम इनकी मांग नहीं मानेंगे तो सरकार के खिलाफ जाएंगे जाएंगे। ये चुप नहीं बैठेंगे, वापस जाकर के जहां जहां जिस गांव में जिस ढाणी में जाएंगे वहां भी सरकार की कब्र खोदेंगे। इसलिए सरकार करती है। कोई ऐसा करना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम शिक्षक हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, यहां नहीं करनी चाहिए। फिर क्या आप बता सकते हो हमारा एक भी कोई ऐसा काम, एक भी निर्णय जो बिना राजनीति के होता हो? कोई निर्णय होता है बिना राजनीति के? हमें वेतन कितना मिलेगा राजनीति तय करती है। हमारा ट्रांसफर अभी जो व्यवस्था चल रही है भ्रष्टाचार से होगा या पॉलिसी से होगा, ये राजनीति तय करती है। हमें पेंशन हमारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये राजनीति तय करती है। कितने लोगों का अपॉइंटमेंट होगा, प्रमोशन कैसे होगा, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, कौन तय करता है? वही तो राजनेता जिनको हम चुन के भेजते हैं। जब सब कुछ राजनीति तय करती है तो हमें भी राजनीति को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कुछ चुनाव में जाके प्रचार करें, लेकिन हमें राजनीति को समझना पड़ेगा और राजनीति को समझकर उसके अनुकूल हमें अपनी प्रतिक्रिया भी देनी पड़ेगी। जो सरकार, जो राजनीतिक पार्टी हमारे हितों के खिलाफ निर्णय लेगी, नीति बनाएगी, हम उसके खिलाफ जाएंगे, राजनीति करेंगे और जब हम ये कहते हैं कि हम उनके खिलाफ राजनीति करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों? एक तो तरीका वो होता है कि जब चुनाव आए हम किसी के पक्ष में प्रचार करने निकल जाए, ये नहीं करेंगे। इसका कोई ज्यादा फायदा भी नहीं होता है। वोटर जो जिसका मन तय हो जाता है वो वोट वही देगा। राजनीति का तरीका ये है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीति करें। और हितों की रक्षा कैसे होगी? अभी जो कुछ भी हो रहा है, अभी बड़ा दौर चल रहा है, सरकारें सब कुछ निजीकरण कर रही है। शिक्षा का निजीकरण का ड्राफ्ट आ गया, बाकी चीजें हम रोज देख रहे हैं। बैंक अभी हड़ताल करके हटे हैं, LIC का हड़ताल हुई है, निजीकरण रोको इसी मांग को लेकर के। रेलवे का कर्मचारी लड़ रहा है निजीकरण रोको, किसान कर रहा है कि मंडियों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये जो पूरे देश में अलग अलग जो लोग लड़ रहे हैं उनकी मुख्य मांग क्या है? उनकी भाषा अलग हो सकती है। जैसे वो कहते हैं हमारे 3 कानून लाओ, ये 3 कानून हटाओ। वो 3 कानून क्या है? वो कृषि का निजीकरण है। अब से पहले हमारे बहुत सारे साथियों की एक गलतफहमी थी कि निजीकरण का विरोध करने का मतलब है जैसे खेती कर रहा है तो वो भी निजी खेती कर रहा है, वो उसको निजी समझता था। दुकानदार समझता था कि मैं मेरी तो निजी काम है, ये जो निजीकरण का विरोध करे शायद ये मेरा भी विरोध कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी लोगों की समझ में आ रहा है, अब किसान की समझ में आ गया। जो पहले हम मांग कर रहे थे कि निजीकरण की रोक लगाओ, तो वो कह रहे तुम काम नहीं करना चाहते इसलिए निजीकरण के खिलाफ हो रहे। लेकिन अब उनके समझ में आ गया कि निजीकरण का अर्थ क्या है। निजीकरण का अर्थ है तमाम जो संपत्ति, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो संस्थान है, वो जो बड़े कारपोरेट है जो देश की गिनती के 5 7 10 है, सारा कुछ उनके हवाले कंपनी राज स्थापित कर देना। और ये कंपनी राज स्थापित होने का मतलब है देश का पुनः गुलाम हो जाना। इसलिए जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हम राजनीति करेंगे अपने वर्ग की राजनीति, हम राजनीति करेंगे अपने हितों को बचाने की राजनीति। और वो राजनीति है कि हम अपने मांगों को लेकर के तो आंदोलन में उतरेंगे ही उतरेंगे, पर जो इसी मांग को लेकर के दूसरा वर्ग जब सड़क पे आएगा तो उसका भी हम समर्थन करेंगे, उसके भी हम साथ जाएंगे। और इसीलिए जब देश में किसान लड़ रहा था तो राजस्थान के अंदर हमारी फकर की बात भी है, हालांकि चिंता की बात भी है। फकर की बात इसलिए कि हमारा एक मात्र ऐसा संगठन है राजस्थान में कर्मचारियों में जिसने खुल के किसानों के साथ खड़ा हुआ, लाखों रुपए से किसानों के आंदोलन को हमने समर्थन, उनको सहयोग किया और पैसा ही नहीं दिया। रैलियों में हम बड़ी संख्या में जहां जहां भी महापंचायतें हो रही है वहां गए, दिल्ली की बॉर्डर पे हमारे साथी गए, उनका समर्थन वहां करके हम आए। क्यों करके आए? हम इसलिए करके आए कि वो जिस नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं वही नीति है जो हमारी शिक्षा का वनीकरण करेगी। इसलिए उनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई मूल रूप से एक लड़ाई। और जब हम अपने हितों की लड़ाई की व्यापकता की बात करते हैं तो हम रेलवे का कर्मचारी जब निजीकरण के खिलाफ लड़ रहा है तो हम उसके साथ भी खड़े, हम बैंक के कर्मचारी के भी साथ हैं। और यही नहीं, स्थानीय स्तर पर हालांकि जैसा मैंने कहा कि हमारी चिंता की भी बात है, दुख की भी बात है,
कि राजस्थान के बाकी जो कर्मचारी संगठन है वो इस चीज को अभी नहीं समझ पा रहे और इसलिए वो सामूहिक इतने बड़े आंदोलन में भी वो एक दूरी बनाए हुए। और हमारा ये काम है दोस्तों कि हम अपने साथियों को समझाएं कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि अगर आप अपनी मांग मनवाना चाहते हैं तो इन नीतियों में अगर बदलाव नहीं होगा तो हमारी मांगे नहीं मानते। हम ये सोचें कि शिक्षा का निजीकरण रुक जाए, बाकी सब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर बाकी सब चीजों का निजीकरण होगा तो शिक्षा का भी निजीकरण होगा, हम नहीं रोक पाएंगे। अगर रुकेगा तो तब रुकेगा जब इस नीति में बदलाव आएगा, और वो तब आएगा जब सारे लोग हम एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। मैं देखता हूं अभी पटवार संघ का एक आंदोलन चल रहा है, हमने उस आंदोलन में का समर्थन किया, पूरे राजस्थान में उनके पक्ष में हमने ज्ञापन दिए। आजकल सोशल मीडिया से कुछ चीजें पता लगती है। हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने सोशल मीडिया में इसमें बड़ा प्रतिवाद किया और एक पोस्ट तो मैं पढ़ के हैरान हो गया कि जब हमारा हड़ताल थी और हमने परीक्षाओं का बहिष्कार, परीक्षा के दौरान हमारी हड़ताल चल रही थी, हमने परीक्षा नहीं हो सकती थी, तब पटवारियों ने कहा कि हम ड्यूटी करेंगे और मास्टरों की लड़क निकाल देंगे। अभी किस पटवारी ने कहा, कौन से संगठन ने कहा, कोई पता नहीं। ऐसा कोई संगठन नहीं है, ना पटवारियों का ना कोई और कर्मचारी संगठन। ये हो सकता है उनकी समझ कम हो, ये हो सकता है कि हमारे आंदोलन में वो खुल के नहीं आए हो, पर ऐसा किसी संगठन ने नहीं कहा कि हम इस वर्ग की लड़क निकाल देंगे। आज इस तरह की बात कौन करेगा? वो करेगा जो एकता में विश्वास नहीं करता। इसलिए दोस्तों अव्वल तो ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं, और अगर मान लो हो भी जाए तो जो समझता है कुर्बानी किसको देनी पड़ती है। परिवार में जो बड़ा है, एक बच्चा है और बड़ा है, हम मानते हैं कि बच्चा ना समझ है तो कुर्बानी कौन करेगा? बड़े को करनी पड़ेगी। बच्चा को ना समझ है, अगर वो कोई ऐसी ना समझी कर भी जाए, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि आज बड़ी एकता के बिना हमें सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए उन चीजों को नजरअंदाज करके हमें एकता की ओर बढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़मेर के तमाम आप जो साथी बैठे हैं वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और जो संघर्ष एक नए दौर में हमारा प्रवेश करेगा अभी, उसको हम ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि हम आंदोलन के साथ साथ एक ऐसे लोग का भी आह्वान कर सकते हैं, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब इस चीज को हम आम शिक्षक तक ले जाने में सफल हो जाए। उससे पहले अगर हम करें तो वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हम आंदोलन चला रहे हैं तो उसके साथ साथ तमाम लोगों को इस बात के लिए भी हमें तैयार करना है कि जो जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से हमारे निजी संसाधनों का उपयोग हमारे खिलाफ सरकार करवाना चाह रही है, वो उपयोग हम नहीं करेंगे। और जब लोगों की समझ बढ़ेगी तो निश्चित रूप से राजस्थान में ये ऐलान होगा कि इस तारीख के बाद कोई शिक्षक, कोई प्रधानाध्यापक, कोई शिक्षा अधिकारी अपने निजी मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा और कोई गैर कानूनी काम हम नहीं करेंगे। चाहे जब स्थिति पूछ के भेजने का मामला हो, चाहे कोई एसडीएम, कलेक्टर हमारी कोई ड्यूटी लगाए, हम सामूहिक रूप से उसका बहिष्कार करेंगे, नहीं मानेंगे। और ये तब होगा जब हम सब लोग इसको मिलकर के लोगों तक लेकर के जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़मेर के साथ इस काम को करेंगे। अगर आप सब सहमत हैं तो जैसे शुरुआत की थी मैंने अपनी बात रखने की, मैं वैसे समापन भी करना चाहूंगा ताकि दूसरे साथी बोले तो हम सब चुस्त और दुरुस्त रहे। एक नारा मैं फिर से लगवाना चाहूंगा, अगर मेरी बात से सहमत है तो पूरी ताकत से आप नारा लगाए, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो। शिक्षा एकता, शिक्षा कर्मचारी किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद।